तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कक्षा 11वीं है जो आपकी कक्षा 11वीं की जो आपकी प्रश्न बैंक है अध्याय नंबर 13 और उसके बाद अध्याय नंबर बाकी के जितने भी हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आज हम अध्याय 13 देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 13 का जो आपका संपूर्ण हल है वो हम पूरा देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे और बाकी के भी नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए हुए हैं आपके, उसके सभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न के उत्तर। यहाँ पर हम पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो उसकी परिभाषा लिखनी है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, रसोपरासनीय परिकल्पना क्या है। तो इसका जो आपका है, इसका भी आपको अच्छी से स्क्रीनशॉट कर लेना है। जो है आपका रसोपरासनीय परिकल्पना, यह परिकल्पना पीटर मिशेल ने दी थी। उनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का संश्लेषण एवं झिल्ली के आर पार प्रोटीन प्रवण की कारण होता है। ये झिल्लिकाएं थाइलाकोइड में की जाती हैं। तो ये आपका पूरा राइट आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत लिखिए। तो ब्लैकमैन का जो सीमाकारी सिद्धांत देखिए क्या बोलता है, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, जब किसी प्रक्रिया की दर अनेक स्वतंत्र कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तब उस प्रक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक से नियंत्रित होती है। तो ये जो आपकी है पूरा राइट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे, अब आगे बढ़ते हुए हमारा जो आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा पहला दिया है, किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा क्लोरोफिल, ये जो नीला हरा होता है। उसके बाद है दूसरा क्लोरोफिल बी जिसका रंग पीला हरा होता है। और उसके बाद आता है जैथोफिल जिसका रंग होता है पीला। उसके बाद इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रकाश की जेड स्क्रीन को स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के एकांतरण की यह सारी योजना पीएस सेकंड से शुरू होकर सिकरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंततः में अधोगामी होकर NADP को अपचयित कर NADPH+ के बनने तक होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसे जेड स्ट्रीम कहा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न की चीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, मतलब प्रश्न क्रमांक 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको प्रकाशीय श्वसन को स्पष्ट कीजिए, ये जो है आपको पूरा लिख लेना है, प्रकाशीय श्वसन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको इसे अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इसका जो उत्तर हो जाएगा, वह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया, यहाँ से वह हटा दीजिएगा, यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में यह क्रिया तुरंत बंद हो जाती है। इस प्रकार में जल का विघटन तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट की क्रिया में होती है। उसके बाद आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पृष्ठलेख का प्रयोग लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पृष्ठलेख का प्रयोग आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर
प्रश्न है, उत्तर है हमारा प्रकाश का प्रयोग। तो इसका जो आपका आंसर है, यह बंद स्थान पर जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या कोई प्राणी वायु से सांस लेते हैं, वह हवा को क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद आगे है, लेकिन जब उसी बेलगार में एक पुदीने का पौधा रखा गया तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। तो प्रिस्टले ने परिकल्पना की कि पौधे उस वायु को क्षतिपूर्ण करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं। इस प्रकार प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। तो यहाँ से आपको इसे अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो हमारे C3 और C4 पौधों में अंतर है। पहले में हमें C3 तथा C4 पौधों में अंतर लिख लेना है। फिर उसके बाद प्रकाशीय व अप्रकाशीय क्रिया में अंतर, उसके बाद चक्रीय तथा अचक्रीय में अंतर। तो इसके उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम C3 तथा C4 पौधों में अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला अंतर है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं C3 पौधे, उसके बाद C4 पौधे। तो इसमें सबसे पहले हमारा उत्तर जो बन के आता है, C3 पौधों में क्रेंज एनाटोमी इसमें अनुपस्थित होती है। उसके बाद C4 पौधों में इनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। उसके बाद इसमें केवल कैल्विन चक्र मीसोफल में होता है। इसमें बंडल शीत कोशिकाओं में कैल्विन चक्र होता है। इसमें प्रकाश श्वसन होता है, लेकिन इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। तो इनमें से आपको यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, 3 या 4 लिख लीजिएगा। और यहाँ से आगे जो हमारा एक और देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश श्वसन होता है, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। तो यहाँ से 4 लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से आप यहाँ पर प्रकाशीय क्रिया तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया क्रियाओं में अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर है, इस क्रिया के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया के लिए प्रकाश का आवश्यक होना नहीं है आवश्यक, क्योंकि ये प्रकाशीय अभिक्रिया क्रिया इसलिए प्रकाश में होगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है इन दोनों के। उसके बाद अगला है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट की ग्रेनम से में भाग लेती है और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भाग लेती है। उसके बाद इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ATP के रूप में स्थिर कर लिया जाता है। उसके बाद है, इसमें ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें है, ये इस क्रिया में दो वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, इसमें वर्णक भाग नहीं लेते। उसके बाद लास्ट जो हमारा है, इसके बाद जो लास्ट है जो हमारा बच के आता है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट देख लीजिएगा आप। लास्ट दिया हुआ देखिए यहाँ पर, इसमें जल का विघटन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, लेकिन इसमें CO2 का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। उसके बाद हम चक्रीय और अचक्रीय में अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ 4 लिख लीजिएगा, यहाँ सभी अंतर चक्रीय और अचक्रीय में। तो यहाँ से आप देखते पहले, इसमें वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस आ जाता है, लेकिन इसमें वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस नहीं आता है। ऑक्सीजन का इसमें NADPH2 का निर्माण होता है, इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन तथा NADPH2 का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें वर्णक से निकले इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉनग्राही अवशोषित कर लेता है। इसमें वर्णक द्वारा निकला इलेक्ट्रॉनग्राही क्लोरोक्विनोन द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसमें पानी का विघटन नहीं होता है, इसमें पानी का विघटन होता है। उसके बाद हमारा अगला है, इसमें ATP बनता है, लेकिन इसमें केवल एक स्थान पर ATP बनता है। इसमें 2 स्थान पर ATP बनता है, इसमें 1 स्थान पर ATP बनता है। तो वीडियो अगर यूजफुल हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।